हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम इस टाइम पे प्रसार शिक्षा की थ्योरी कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कि ये दृश्य शिक्षण सामग्री क्या होती है। दृश्य शिक्षण सामग्री में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं। आज हम देखेंगे कि ये तस्वीर और किताबें क्या होती हैं, इस ये प्रसार शिक्षण में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तस्वीर तस्वीर किताबें फिल्म स्ट्रिप की तरह ही होती हैं, अतः यह फ़िल्म स्ट्रिप का ही प्रतिरूप होते हैं। ये जो किताबें और तस्वीर हैं, ये फ़िल्म स्ट्रिप के समान होती हैं। चार्ट पेपर के सामने वाले भाग में चित्र बनाए जाते हैं और पीछे इससे संबंधित बातें लिखी रहती हैं, जिसे प्रसार शिक्षण करते समय जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, वो ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाता है या पढ़कर बताता है। इससे भी वही लाभ व सीमाएँ होती हैं जो फ़िल्म स्ट्रिप एवं फ्लिप कार्ड के होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? फ़िल्म स्ट्रिप की तरह होते हैं। इस चार्ट में आगे के भाग पे जो है चित्र बने होते हैं और पीछे के भाग पे कहानी लिखी होती है। तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, वह प्रसार शिक्षण करते समय इसको जो है कहानी इसको बताता जाता है और चित्र को दिखाता जाता है। अब हम देखते हैं इसमें फ्लैश कार्ड क्या होते हैं। तो हम फ्लैश कार्ड देखते हैं। यह कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है। ये क्या होती है? कार्ड्स की एक श्रृंखला होती है जिसमें 8 से 20 तक चित्रों वाले कार्ड्स होते हैं। मतलब इसमें 8 कम से कम 8 होते हैं और अधिकतम 20 कार्ड होते हैं। प्रत्येक कार्ड्स का आकार 10 से 12 इंच का होता है। इसमें पूरी कहानी का चित्र सहित वर्णन होता है। जिस चित्र कार्ड के आगे वाले भाग पर बना होता है तथा उससे संबंधित कहानी उसके पीछे वाले भाग पर लिखी होती है। जैसे अभी हमने तस्वीर और किताब में देखा था कि आगे चित्र बना होता है, पीछे कहानी होती है। लेकिन ये कार्ड्स होता है, वो चार्ट पे बना होता है। देखते हैं, प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को चित्र को सामने से दिखाता जाता है और उससे पीछे लिखी कहानी को पढ़कर रुचिकर ढंग से बताता जाता है। मतलब जो कहानी चित्र बनी होती है और पीछे लिखा होता है, तो जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो चित्र दिखाता जाएगा एक एक कार्ड्स का और उसके पीछे लिखी कहानी को वह सुनाता जाता है रुचिपूर्ण ढंग से। इस प्रकार सभी फ्लैश कार्ड को एक-एक करके दर्शकों को बताया जाता है। मतलब ये कितने होते हैं? कार्ड्स तो कई होते हैं, इसमें आगे चित्र बना होता है, पीछे कहानी लिखा होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता एक-एक कार्ड को उठाता है और उससे आगे जो चित्र बना होता है, उसको उस चित्र के बारे में पीछे लिखा होता है, तो वो चित्र को दिखाता है और कहानी को बताता जाता है। फ्लैश कार्ड बनाने के बाद उन्हें क्रमानुसार सजाकर उनका नंबरिंग कर दिया जाता है। मतलब जो आगे का कार्ड होता है, वो पीछे के कार्ड से संबंधित होता है। मतलब एक कहानी का कार्ड होता है और वो कहानी को हमें बनाकर उसको जो है एक सीरियल वाइज़ लगाना पड़ता है और उसको नंबरिंग ही करना पड़ता है, नहीं तो आगे-पीछे हो जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। फ्लैश कार्ड को ताश की पत्ती की तरह सजा कर रखा जाता है। उसे कहीं से भी स्टेपल नहीं किया जाता है और ना ही कहीं से सिला या चिपकाया जाता है। मतलब उसे जैसे ताश की पत्तियों को एक के ऊपर क्रम वाइज़ रखा जाता है, वैसे ही इसको रखा जाता है। उसको ना तो स्टेपल किया जाता है, ना तो किसी चीज़ से चिपकाया या सिला जाता है। प्रत्येक कार्ड को एक स्वतंत्र शीर्षक भी दी जाती है। मतलब इसमें एक कार्ड को स्वतंत्र शीर्षक मतलब हर कार्ड का शीर्षक स्वतंत्र होता है, मतलब एक-एक कहानी होती है वो। अब चलिए देखते हैं फेल्ट, बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ और खद्दर ग्राफ क्या होते हैं। ये सभी एक प्रकार के बोर्ड होते हैं, जिसके सतह पर फेल्ट, फ्लैनर, खद्दर का कपड़ा चिपकाया जाता है। इस पे क्या होता है, ये सभी एक कार्ड होते हैं। कौन-कौन से? ये जो अभी हमने ऊपर देखा फेल्ट बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ और खद्दर ग्राफ। ये क्या होते हैं? ये सभी एक बोर्ड का प्रकार होते हैं। इस पे किसका कपड़ा लगा होता है? फेल्ट, फ्लैनल और खद्दर का कपड़ा चिपकाया जाता है। इस पर पोस्ट कार्ड के आकार के चित्रों को चिपकाया जाता है। चित्र बड़े तथा छोटे भी हो सकते हैं। चित्र जो है वो छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। चित्रों के पीछे सैंड पेपर चिपकाया जाता है। क्या किया जाता है? ये खद्दर का कपड़ा या फ्लैनल या फेल्ट का कपड़ा होता है। इसमें पोस्ट कार्ड के आकार के चित्रों को चिपकाया जाता है। चित्र बड़े या छोटे होते हैं। चित्रों के पीछे सैंड पेपर को चिपकाया जाता है। सैंड पेपर का रुखड़ा हिस्सा फेल्ट, फ्लैनल या खद्दर के कपड़े के फंदे के साथ आकर चिपक जाता है, अतः उन्हें चिपकाने के लिए पिन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको इसमें याद रखना है, ये विशेष रूप से दिया गया है। चित्रों में पिन पिन
भूल कर भी नहीं चिपकाएँ, इससे चित्र फट जाएँगे। अगर हमने चिपका दिया तो वो चित्र क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फ्लैनल ग्राफ, खद्दर ग्राफ या फेल्ट बोर्ड पर पूरी कहानी को चित्रों के माध्यम से चिपकाया जाता है। मतलब उस पे कहानी लिखी नहीं जाती है, बस चित्र चिपका दिया जाता है, उन चित्रों के माध्यम से कहानी को हम जानते हैं। इसे देखकर दर्शक आसानी से समझ जाता है कि उसे बनाने का क्या उद्देश्य है। मतलब जो कहानी जो चित्र बनाया गया है, उस चित्र को देखकर दर्शक कहानी को समझ जाता है। कपड़े के रंग को ध्यान में रख कर चित्रों को बनाना चाहिए। अतः कपड़े का रंग समानता श्वेत या हल्के रंग का होना चाहिए। मतलब अगर कपड़ा हल्के रंग का होगा तभी तो उसपे जो हम चित्र लगाएँगे वो समझ में आएगा। नहीं तो हमने रंग-बिरंगे कपड़े ले लिए और चित्र भी हमारा रंग-बिरंगा तो उसमें वो अलग ही नहीं दिखेगा। बोर्ड को पारदर्शी प्लास्टिक या शीशे से बंद कर दिया जाता है। परिणामतः समस्त चित्र बाहर से ही दिखाई देते हैं। मतलब जो बोर्ड होता है उसको हम प्लास्टिक से या पारदर्शी किसी शीशे से हम बंद कर देते हैं, जिससे उसके चित्र बाहर दिखाई देते हैं। अंदर से ही मतलब शीशा लगा होने के बावजूद भी दिखाई देते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ याद रखना है, क्या याद रखना है? पूरे बोर्ड को चित्र से नहीं भरें, कुछ खाली स्थान भी छोड़ दें। जैसा हमने पोस्टर में देखा था कि पोस्टर में भी पूरा खाली मतलब पूरा एकदम भर नहीं देना है पोस्टर को, उसमें खाली स्थान को भी महत्व देना है। हमें कहीं भी जब भी हम सजावट करते हैं तो वहाँ पे हमें खाली स्थान को महत्व देना है। उसी प्रकार से पूरे बोर्ड को चित्रों से ही नहीं भरना है, उसमें खाली स्थान को भी जगह दे देनी थी। अन्यथा भीड़-भाड़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो सही नहीं है। चित्र को क्रम से चिपकाना चाहिए। जब हम एक कहानी के रूप में उसको देख रहे हैं, तो हमें उसको क्रमवार लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं ब्लैक बोर्ड क्या होता है। ब्लैक बोर्ड तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ब्लैक बोर्ड को हम किस नाम से और जानते हैं? चाक बोर्ड। किस नाम से जानते हैं? चाक बोर्ड के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड अवश्य रहता है। हम भी जब छोटे थे, पढ़ते थे तब ब्लैक बोर्ड ही रहता था। इसी पर शिक्षक चॉक से लिखता है तथा बच्चों को समझाता है। प्रसार शिक्षक गाँव में ग्रामीणों को सिखाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करता है। अतः यह हल्का एवं मुड़ने वाला होना चाहिए जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ढोया जा सके। जब हम बीएड कर रहे थे, हम टीजीटी वाले हैं तो हम बीएड तो किए होंगे, पीजीटी वाले हैं तो बीटीसी वाले भी होंगे। तो जब हम बीएड या बीटीसी कर रहे थे तो जब हमारी टीचिंग हो रही थी तो हमें वहाँ पे भी बोर्ड मिला था। वो क्या था हमारा, उसको भी हम मोड़ लेते थे और बिल्कुल हल्का रहता था, तो हम उसे ले आने में आसानी होती थी। तो बोर्ड हमारा ऐसा ही होना चाहिए। वैसे आजकल मार्कर पेन से भी लिखने वाला बोर्ड का प्रयोग शिक्षण कार्यों के लिए किया जाने लगा है। अब ज़माना बदल रहा है, धीरे-धीरे डिजिटल बोर्ड का भी प्रयोग होने लगा है। तो ब्लैक बोर्ड को प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, हम जब ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ। वैसे तो हमें भी पता है कि हमें कैसा बोर्ड चाहिए, मतलब बोर्ड पे जब हम लिखते हैं तो हमें क्या-क्या, जैसे कि बड़े अक्षर होने चाहिए, ज़्यादा छोटे अक्षर नहीं होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड एकदम भरा नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखते हैं क्या है, ब्लैक बोर्ड पर बहुत अधिक नहीं लिखें, इससे भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा घाचा-पाचा हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा आप लिख देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। छोटे अक्षरों में नहीं लिखें क्योंकि छोटे अक्षर दूर बैठे विद्यार्थी को नहीं दिखाई देता है। अब जैसे 15-20 लोग ही बैठे हैं, तब भी आप बहुत छोटा-छोटा लिखेंगे तब भी उनको नहीं दिखाई देगा। हमें बोर्ड पे थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखना चाहिए जिससे दूर बैठा व्यक्ति भी आसानी से देख सके। लिखते समय बात नहीं करें, जब आप लिख रहे हों तो बात ना करें। आगे प्रकाश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि लिखावट पर चमक उत्पन्न हो, चमकने से अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मतलब चमक ना उत्पन्न हो। हमें ऐसे लाइट के सीधे डायरेक्ट बोर्ड पर ही प्रकाश नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो चमकता है। अगर चमकता है, तो वो हमें जो लिखा गया है, वो दिखाई नहीं देता है। हम लोग भी जब बच्चे थे, स्कूल में थे, मान लीजिए जब बोर्ड पे लिख देते थे टीचर और कहीं से प्रकाश उस पे पड़ रहा था, तो क्या हमें दिखाई देता था? नहीं दिखाई देता था। और अगर हम दूर बैठते थे, अगर छोटा-छोटा लिख देते थे टीचर तो हमें तब भी नहीं दिखाई देता था। तो हमें ये सब सोचना है कि हम किस प्रकार से पढ़ते थे, तो हमें जो है किस चीज़ों की ज़रूरत होती थी, किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। हमें वो परेशानियों को दूर करना है, वो लोगों तक नहीं होने देना है। उन परेशानियों का सामना हम अपने जो प्रसार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको नहीं देना है। रात में जब शिक्षण कार्य कर रहे हों तो रंगीन रंग के बोर्ड हरे रंग के बोर्ड पर पीले रंग के चॉक से लिखें, इससे प्रभाव अच्छा पड़ता है। मतलब हरे रंग का बोर्ड हो और उसपे पीले रंग का
चॉक लेकर लिखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। अनावश्यक बातें नहीं लिखें। लिखने के बाद विद्यार्थियों को अवश्य बताएँ कि आपने क्या लिखा है, इसके संबंध में विस्तृत चर्चा करें। आप बोर्ड पर थोड़ा लिखें, पॉइंट पॉइंट लिखें और उसके बाद विद्यार्थियों को बताएँ कि ये जो आपने लिखा है उस पे विस्तृत चर्चा करें कि ये आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। अब हम देखते हैं बुलेटिन बोर्ड। ये बुलेटिन बोर्ड होता क्या है? बुलेटिन बोर्ड भी एक प्रकार का बोर्ड होता है। क्या होता है? ये भी एक प्रकार का बोर्ड होता है। इसकी सतह रंगीन कपड़े से ढका रहता है। मतलब एक बोर्ड होता है, इसकी इसकी जो सतह होती है वो रंगीन कपड़े से ढक दी जाती है। यह पारदर्शी शीशे से ढका होता है। किससे ढका होता है? पारदर्शी शीशे से ढका होता है। इससे बाहर से ही देखा जा सकता है। उसपे लगे जो भी चित्र होते हैं उसको हम बाहर से ही देख सकते हैं। इस बोर्ड पर अखबार, बुलेटिन्स, परिपत्र, अखबार की कटिंग, कार्टून, मानचित्र, ग्राफ आदि को डिस्प्ले किया जाता है। मतलब हम इस पे क्या-क्या लगा सकते हैं? बोर्ड पर अखबार, बुलेटिन, परिपत्र, कटिंग, कार्टून्स ये सब हम कुछ भी इस पे लगा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रदर्शनी। प्रदर्शनी क्या होती है? हम प्रदर्शनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रसार शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है प्रदर्शनी का। किसका? प्रदर्शनी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदर्शनी के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? तो प्रसार कार्यकर्ता उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर अधिक फसल उत्पादन के लिए उत्पादन के परिणाम को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकता है प्रदर्शनी के माध्यम से। नवीन कृषि यंत्रों, उपकरणों की जानकारी प्रदान करने, फल, सब्जी संरक्षण करने, पीसे मसाले की पैकिंग करने आदि से संबंधित जानकारी की प्रदर्शनी लगाकर दी जाती है। मतलब कि किन-किन की चीज़ों की हम प्रदर्शनी लगा सकते हैं। जैसे नवीन कोई यंत्र आ गया या कोई उपकरण हो गया, इसकी जानकारी हम प्रदर्शनी के माध्यम से दे देंगे। फल सब्जी का संरक्षण कैसे करना है, इसकी प्रदर्शनी लगा के जानकारी दे देंगे। पीसे मसालों की पैकिंग कैसे करनी है, इन सब से संबंधित जानकारी हम दे देते हैं ग्रामीणों को। जिस प्रकार बड़े स्तर पर शहरों में किताबें, ऊनी स्वेटर, घरेलू उपकरण, बिजली के सामानों आदि की प्रदर्शनी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार गाँव में भी प्रसार कार्यकर्ता चार्ट, पोस्टर, फ़ोल्डर, तस्वीर, किताबें, मॉडल आदि की प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जागरूकता उत्पन्न कर सकता है। बड़े शहरों में क्या-क्या लगाया जाता है? किताबी, ऊनी स्वेटर, घरेलू उपकरण, बिजली के मशीन आदि लगाकर प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो उसी प्रकार से गाँव में भी जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो चार्ट, पोस्टर, फ़ोल्डर इन सब के माध्यम से जो है गाँव में भी प्रदर्शनी लगाकर ग्रामीणों को जागरूक करता है। जैसे बाल दिवस हुआ, महिला दिवस हुआ आदि अवसरों पर प्रदर्शनी अवश्य लगाई जानी चाहिए। अब प्रदर्शनी के लाभ क्या-क्या होते हैं? तो प्रदर्शनी के लाभ क्या हो सकते हैं? प्रदर्शनी से अधिकांश लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें नवीन चीज़ों, तथ्यों, यंत्रों, उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब प्रदर्शनी से क्या होता है? जब प्रदर्शनी से लोगों में रुचि उत्पन्न होती है, तो हमारे प्रसार शिक्षा का पहला चरण यही है कि हमें लोगों में ध्यान आकर्षण उत्पन्न करना है। क्या करना है? ध्यान आकर्षण। तो हमें कुछ जो भी कार्य करना है, ऐसा करना है जिससे लोगों की ध्यान आकर्षण हो, लोगों में रुचि उत्पन्न हो, वो कार्य करने के लिए उत्साहित हों, कार्य करें, तभी तो उनको संतुष्ट होगी। तो उसी प्रकार से प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों में नवीन यंत्रों, तथ्यों, उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगे देखते हैं इसकी सीमाएँ। अगर किसी चीज़ का लाभ है तो उसकी कुछ सीमाएँ भी होंगी। तो इसकी सीमाएँ क्या-क्या हैं? तो सीमा में आ जाता है प्रदर्शनी लगाना एक खर्चीला काम है, जिसमें अधिक समय, शक्ति व धन व्यय होता है। क्या होता है? अधिक समय, शक्ति, धन व्यय होता है। अगला है प्रसार कार्यकर्ता के साथ ही दूसरे सहयोगी की भी आवश्यकता होती है। मतलब अगर प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो उसमें अन्य लोगों की भी आवश्यकता होती है। यदि दूसरे लोग सहायता करने से मना कर देंगे अथवा पूरे मन से कार्य नहीं करेंगे तो प्रदर्शनी सफल नहीं होगी। आगे है चार्ट, पोस्टर, फ़ोल्डर, तस्वीर आदि की उपलब्धता के लिए कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करना होगा। यदि वे उन्हें देने से मना कर देते हैं तो प्रदर्शनी लगाना संभव नहीं है। अतः प्रदर्शनी हेतु गाँव के स्थानीय नेताओं तथा लोगों से मिलकर स्थान
तय करना होता है। यदि वे स्थान देने से मना करवा देते हैं, उपलब्ध करवाने से मना कर देते हैं, तो प्रदर्शनी लगाना संभव नहीं होता। आपको याद होगा जब हम छोटे थे, हम स्कूल में, हमारे स्कूल में ऐसे कुछ लोग आते थे जो हमें ऐसे ही, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ऐसे जो झालर-वालर कागज़ का तितली या कागज़ का कुछ भी गुलदस्ता बनाना सिखाते थे। अगर हमारे क्लास के या हमारे स्कूल के प्रबंधक उनको वहाँ पे व्यवस्था ना देते, वहाँ पे हम लोगों को ना बुलाते, उनकी स्कूल मैनेजमेंट की सहायता ना मिलती, तो क्या वो वहाँ पे प्रदर्शनी लगा पाते? नहीं लगा पाते। उसी प्रकार से इसको लगाने के लिए भी अनेक समस्याएँ आती हैं। तो वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।